हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? तो अभी तक हमने फिजिकल वर्ल्ड के 2 लेक्चर पढ़ लिए थे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। तो आज से हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में क्या क्या फंडामेंटल फोर्स होते हैं, और इसके अंदर एक फंडामेंटल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने एनसीईआरटी में एक सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। वो तब आएगा तब हम हर बात को डिटेल से पढ़ेंगे, डेरिवेशन करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। लेकिन आज हम इसके बारे में, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, और हमारे नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारा पूरा ब्रह्मांड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो हमारा ब्रह्मांड 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो मैटर और एक रेडिएशन। मैटर क्या होता है? जिन चीज़ों को भी आप देख सकते हो, आप अपने चारों तरफ देखिए, आपके पास जो भी चीज़ है, पेन है, कॉपी है, मोबाइल है, जो भी चीज़ आप देख सकते हो, या जिसकी चीज़ की भी डायमेंशन होती है, जिसका भी आकार होता है, शेप होती है, मास होता है जिसके पास, वो मैटर होता है। समझ में आई बात? ओके। और रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। रेडिएशन हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन दोनों ही एनर्जी होती है। मैटर भी एनर्जी होती है और रेडिएशन भी एनर्जी होती है। रेडिएशन को हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे सन रेज। मोबाइल के हम देखते हैं, मोबाइल में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इंफ्रारेड रेज हमारे अंदर से निकलती है। किसी भी हॉट बॉडी से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। अभी कोरोना वायरस वाले जो चेक करते हैं ना हर जगह, तो उनके पास इंफ्रारेड मीटर होता है, इंफ्रारेड डिटेक्टर होता है। तो हमारे अंदर से अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, तो हमारे अंदर से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की इंफ्रारेड रेज निकलेंगी, तो वो डिवाइस डिटेक्ट कर लेता है और पता लग जाता है कि हमारा टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा है। तो हम क्या एमिट करते हैं? जो भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो इंफ्रारेड रेज एमिट करती हैं। तो ये इंफ्रारेड रेज, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और ये सभी रेडिएशन होती हैं। तो इनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, मैटर और रेडिएशन से ही मिलकर बना है। एक इम्पॉर्टेंट बात और होती है कि ये जो मैटर भी है, ये क्या कर सकता है? ये किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा सकता है। तो मैटर के पास क्या होता है? मास होता है, और मास क्या कर सकता है? फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। जैसे आप अपनी हथेली पर बुक्स रखोगे 1, 2, 3, तो इस हथेली पर नीचे की तरफ भार बढ़ता है, तो आप कहोगे बहुत भारी है। भारी क्यों लग रही है? क्योंकि नीचे की तरफ आप पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो मैटर क्या करता है? मैटर कैन एक्सर्ट फोर्स, वो फोर्स लगा सकता है। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके। अब इन फोर्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि भाई उसके बाद हमारे एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट या जीनियस साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने उसके बाद ये बता दिया था कि हम मैटर और रेडिएशन को भी अलग अलग नहीं कह सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में लगातार मैटर रेडिएशन में बदलता रहता है, और रेडिएशन मैटर में कन्वर्ट होता रहता है। और इसका जो रिलेशन था वो था E=mc²। तो E=mc² के अकॉर्डिंग मैटर एंड रेडिएशन कैन बी एक्सचेंज। मतलब कोई चीज़ मैटर है, कोई चीज़ पदार्थ है, कोई बॉडी है, वो एनर्जी में या रेडिएशन में कन्वर्ट हो सकती है, और रेडिएशन मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके। अब हम देखते हैं कि ये जो फोर्स है, इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, एक तो मैक्रोस्कोपिक फोर्स और एक माइक्रोस्कोपिक फोर्स। मैक्रोस्कोपिक फोर्स जो हम हमारे यूनिवर्स में फोर्सेस को लगते हुए देखते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक फोर्स है। जैसे हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये है मैक्रोस्कोपिक फोर्स। और माइक्रोस्कोपिक जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, या बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बीच में लगता है, वो होता है माइक्रोस्कोपिक फोर्स। जैसे न्यूक्लियस, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर भी
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक फोर्स हुआ। और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये दोनों मैक्रोस्कोपिक फोर्स के अंदर आते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं भी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रॉपर्टी के कारण लगता है? तो आंसर है मास के कारण लगता है। तो इसे समझिए, हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी बॉडीज़ हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हैं चाहे वो मिट्टी के कण हैं, उन सभी में आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे प्लैनेट, अच्छा एक बात और बता दूं कि हमारे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्योंकि हमारे पास भी मास है और दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, हमारे और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये बात आपको मालूम होगी। तो कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उन सभी ऑब्जेक्ट्स में लगता है जिसके पास मास होता है। तो ऑब्जेक्ट के पास तो मास होता ही होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर मैटर, पूरे ब्रह्मांड का हर एक मैटर दूसरे मैटर से ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है। इसका छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में और ये एक कागज़ है, ठीक है। इस कागज़ के पास भी मास है, इस पेन के पास भी मास है। तो क्या ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? तो आंसर है यस, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों के पास मास है। तो आप कहोगे सर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ये इससे अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? तो हम आगे कैलकुलेशन से ये प्रूव कर देंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में लग तो रहा है, लेकिन इन ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए ये दोनों हमें अट्रैक्ट होते हुए नहीं लग रहे हैं। क्योंकि हमारे पास आसपास जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो है अर्थ। तो हम सभी अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा फोर्स से। तो बाकी सारे फोर्सेस नेगलेक्ट हो जाते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई? भाई हम यहाँ पर हैं और भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैं, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है हमारे आसपास? अर्थ। तो जिसका मास जितना ज़्यादा होता है वो फोर्स भी उतना ही लगाता है। हम आगे की अभी स्लाइड्स में देखेंगे ये बात। अर्थ का मास ज़्यादा है इसलिए हम पर वो ज़्यादा फोर्स लगाता है, और हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी किससे अट्रैक्ट होते हैं? अर्थ से। अगर अर्थ के पास अर्थ से भी बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए जिसका मास अर्थ से भी ज़्यादा हो, तो हम अर्थ से अट्रैक्ट ना होकर उससे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि कोई प्लेनेट अर्थ के पास आ जाए और उसका मास अर्थ से भी ज़्यादा हो, तो हम सभी उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ओके, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस की, ठीक है। तो देखिए, अभी अपन ने देखा कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक तो मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस, एक माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस में आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस में आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके। तो हमारे पास नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आप कहोगे कि हम किसी कुर्सी पर या हम किसी ऑब्जेक्ट पर हम हाथों से फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स कौन सा होता है? वो भी इन चारों में से कोई फोर्स होता है क्या? यस। वो कौन सा होता है उसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि आप जो भी फोर्स देखते हैं दुनिया के अंदर, जैसे बोर्ड पर हम चौक से लिखते हैं तो चौक के पार्टिकल और बोर्ड के बीच में भी एक फोर्स लगता है, क्योंकि चौक के भी पार्टिकल हैं, वो किससे चिपक रहे हैं? बोर्ड से, ना कि वो अर्थ के पास नीचे जा रहे हैं। अगर मान लो मैं बोर्ड पर चौक से लिख रहा हूँ या मार्कर से भी लिख रहा हूँ, तो मेरी इंक है वो बोर्ड से चिपक रही है। इसका मतलब बोर्ड और इंक के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, और वो किस तरह का अट्रैक्शन फोर्स है? तो आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो। अगर इस पेन को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो नीचे जा रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो फोर्स का,
तो इनके पीछे ये 4 फंडामेंटल फोर्स ही होंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके। तो अब हम आज का लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स पे स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था और उन्होंने ये बताया था कि दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हों, उनके पास मास हो, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, तो हम यहाँ पर इसको रीड करते हैं। आइजैक न्यूटन ऑब्जर्व्ड दैट every body in this universe attracts every other body with a force known as gravitational force। कोई भी यूनिवर्स में जो बॉडी है वो दूसरी बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, the force of attraction between every pair of bodies is directly proportional to the product of masses of the particle and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कंसीडर करते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और ये एक ऑब्जेक्ट है इसका मास m2 है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस हम लेते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस हम लेते हैं r। क्या लेते हैं? r। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके। देखिए, कोई भी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, मैं और मार्स, हम दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है। आप और वीनस, इन दोनों के बीच में भी, कोई भी यूनिवर्स में आपको दो पार्टिकल पता हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है। लेकिन हो सकता है वो फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो कि वो नेग्लिजिबल हो। ये बात आपको क्लियर हुई? लेकिन लग जरूर रहा है। ओके, तो हमें ये बात यहाँ पे क्लियर हुई कि ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हमने दोनों एक इक्वेशन और 2 को कंबाइन किया तो हमारे पास आया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे पास आएगा कांस्टेंट। दिस इज़ नॉन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं। पहली बात, ये आया कैसे? तो कोई भी कांस्टेंट हमारे पास कैसे आता है, इसका आंसर है कि हमें बाकी सारी वैल्यूज़ अगर पता हों तो हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और दूसरा, एक बात और बताता हूँ आपको मैं कि यहाँ पर अभी कौन सा सिंबल आपको दिख रहा है? प्रोपोर्शनल का सिंबल दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि फोर्स प्रोपोर्शनल है मासेस के मल्टीप्लाई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की स्क्वायर के। इसका मतलब यह है कि अगर मास इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, और डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स डिक्रीज होगा। ये बात आपको क्लियर है? ओके। लेकिन इससे ये मतलब नहीं निकलता कि फोर्स की वैल्यू m1 m2 अपन आर स्क्वायर के इक्वल है। इक्वल नहीं है ये। इसलिए इक्वल का सिंबल लगाने के लिए मुझे इक्वेशन की दोनों तरफ की क्वांटिटी इक्वल करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर कांस्टेंट पुट करता हूँ, और उस कांस्टेंट की वैल्यू हम किसी भी एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं ये भी आगे की क्लासों में आपको धीरे धीरे जैसे आगे चलेंगे सब कुछ पता लगता रहेगा। लेकिन अभी ये बात ध्यान रखिए कि प्रोपोर्शनल हटाने के बाद इक्वल करते हैं तो दोनों तरफ की क्वांटिटी को, उनकी यूनिट्स को, उनकी वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह, पूरी यूनिवर्स में हर जगह हर पॉइंट पर सेम रहती है, इसलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब आपने ये डायग्राम देखा होगा, तो इस डायग्राम में आपको क्लियर कर देता हूँ अच्छी तरह से कि देखिए यहाँ पर F21 है और यहाँ पर F12 है।
अब इसमें कई पॉइंट्स आप देखिए। पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक नेचर होता है कि ये दोनों फोर्सेस m1 m2 पर फोर्स लगा रहा है, m2 m1 पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ये बात क्लियर है। लेकिन दोनों की वैल्यू भी इक्वल है। इसका मतलब m1 अगर m2 पर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो m2 भी m1 पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। क्लियर होगी बात? इसका मतलब आप कहोगे कि सर अगर हम अर्थ पर खड़े हैं तो अर्थ हम पर फोर्स लगा रही है क्या? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो क्या हम भी अर्थ पर फोर्स लगा रहे हैं? यस, हम भी फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पर। तो कितना फोर्स लगा रहे हैं? जितना फोर्स अर्थ हम पर लगा रही है हम भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे फोर्स लगाने से अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात भी क्लियर होगी आगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अगर मास बहुत ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन नहीं आता है। हम अर्थ पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो उस पर कोई मोशन या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा मास बहुत कम है, अर्थ उतना ही फोर्स हम पर लगाएगी तो हमें फ़र्क पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल है, एक 150 किलो का पहलवान और एक 10 किलो का पहलवान आपस में लड़ते हैं। 10 किलो का पहलवान तो क्या, 30 किलो का पहलवान लेते हैं, चलो। एक 150 किलो का पहलवान, ठीक है, और एक 30 किलो का पहलवान आपस में लड़ाई करते हैं। अब 150 किलो वाला पहलवान उसको 50 न्यूटन से पंच करता है और 30 किलो वाला पहलवान भी उसे 50 किलो से पंच करता है। अब आप 50 न्यूटन से पंच करता है। अब 150 किलो वाले पहलवान को 50 न्यूटन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 30 किलो वाले पहलवान को 50 न्यूटन से फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब जिसका मास कम हो उस पर फोर्स का फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। तो हमारे और अर्थ में से कौन 30 किलो का पहलवान है? हम। अर्थ हम पर फोर्स लगाती है तो हमें फ़र्क पड़ता है, हम पर इफ़ेक्ट आता है, लेकिन अर्थ पर इफ़ेक्ट नहीं आता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। जैसे ये m1 m2 पे फोर्स लगा रही है और m2 m1 पे फोर्स लगा रही है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर देखिए F21 का मतलब क्या है? F21 का मतलब है कि फोर्स लगा रहा है m1 F बॉडी m2 पर, और कौन लगा रहा है? फिर से रिपीट करता हूँ मैं, एक मिनट, सॉरी। देखिए F12 का मतलब है जो आगे लिखा हुआ है ना, जैसे F12 में आगे कौन है? 1 और बाद में कौन है? 2। तो जो आगे है उस पर फोर्स लगता है और बाद वाला फोर्स लगाता है। तो 1 पर फोर्स लग रहा है F12 में, फोर्स एक्टिंग ऑन m1 ड्यू टू m2। तो ये देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में आप, फोर्स किस पे लग रहा है? m2 पर। ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है भाई? m2 पे लग रहा है ना, और कौन लगा रहा है? m1। तो फोर्स F21 का मतलब हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन m2 ड्यू टू m1। ये क्लियर हो गया आपको बात? ओके। अब हम बात करते हैं ग्रेविटी। कई बार बात करते हैं हम। ग्रेविटेशनल फोर्स अलग चीज़ होती है, ग्रेविटी अलग चीज़ होती है। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली ग्रेविटी की बात करते हैं तो उसमें अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं। हम इस पेन को ड्रॉप कर रहे हैं, पेन नीचे जा रहा है, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। ये किससे अट्रैक्ट हो रहा है? अर्थ से। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, नीचे जाता है, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर अर्थ से अट्रैक्ट होती है, उसमें एक ऑब्जेक्ट फिक्स है कि अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई और हो, तो वो होती है ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी। यहाँ पे देखिए, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, इसका मतलब अर्थ और किसी भी दूसरी बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम स्पेसिफिकली ग्रेविटी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सेब नीचे गिर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स।
सबसे पहला पॉइंट, अब कई पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। सबसे पहला पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर का मतलब होता है, अभी हमने इस एग्जांपल को देखा था कि m1 m2 पर जितना फोर्स लगा रहा है m2 भी m1 पर उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो दोनों फोर्सेस क्या लगा रहे हैं, इक्वल, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक साथ लगते हैं तो उसको एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहते हैं। क्लियर होगी बात? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। Gravitational force is a central force. It means it acts along the line joining the centers of two interacting bodies. इसका मतलब है कि ये और ये बॉडी, इन दोनों का सेंटर, ये जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों की सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका सेंटर कहाँ है, ये रहा, इसका सेंटर कहाँ है, ये रहा। अब ये वाला इस पर जो फोर्स लगाएगा ना, वो यूं लगाएगा बेटा, इधर देखो, ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और इस पर अट्रैक्शन फोर्स यूं लग रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द सेंटर है बेटा। इन दोनों को सेंटर को मिलाओ ये लाइन से, इसके और इसके सेंटर को मिलाओ इस लाइन से, मिला दिया। अब ये जो फोर्स लग रहा है ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज लग रहा है। क्लियर होगी बात? इसलिए ये सेंट्रल फोर्स कहलाता है। जो दो ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है उसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें कह रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम। इसका मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, बीच में हम एक मीडियम रख देते हैं। मान लो ये हमने बीच में भर दिया पानी, ठीक है, हमने बीच में भर दिया पानी, ये पानी भरना पड़ेगा। ओके, तो मीडियम चेंज हो गया। पहले क्या था इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एयर, और अब हमने क्या भर दिया दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, पानी। पहले जब एयर थी दोनों के बीच में तो फोर्स लग रहा था 60 न्यूटन। अब जब पानी आ गया तो फोर्स कितना लगेगा, तो आंसर है 60 न्यूटन लगेगा अभी भी। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मीडियम चेंज होने से इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एयर हो, चाहे दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में वाटर हो, चाहे ऑयल हो, चाहे ग्लास हो, कोई भी तरह का मीडियम हो, तो इनके फोर्स पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़। इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक बॉडी है, तीन बॉडी ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन। चलो पहले ये नहीं थी, ये वाली, एक मिनट, ये वाली बॉडी पहले नहीं थी। अब ये देखते हैं, ये ए बॉडी है, इसका नाम ए है, ये बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन। ओके, अब एक तीसरी बॉडी भी आ गई, इसका नाम सी है। तो इसके आने से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था 60 न्यूटन, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, तो आंसर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है इन दोनों के बीच में भी 60 न्यूटन लगे, इन दोनों के बीच में भी 60 न्यूटन लगे, लेकिन इन दोनों के बीच में 60 न्यूटन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो तीसरे ऑब्जेक्ट के आने के कारण उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज बट बिकम एप्रिशिएबल इन केस ऑफ मैसिव बॉडी लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। वही बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई हम लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारा मास है 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, हंड्रेड्स ऑफ, मतलब मिलियंस ऑफ kg तो नहीं है ना हमारा मास। तो
जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता है। जैसे हमारे और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन हमारे और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी आपको। तो अर्थ पर जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। क्यों होती है? आप खुद कैलकुलेट करके देखो। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? Gm1m2/r²। हम दो इंसानों के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। G की वैल्यू कितनी है? 6.67 10⁻11। G की जगह वो रख दो। मानो दोनों का जो मास है वो 100 kg है, तो m1 की जगह भी 100 लो और m2 की जगह भी 100 लो और r की जगह आप 1 मीटर रख दो। फॉर्मूला कैलकुलेट करो, F = Gm1m2/r²। r की जगह 1 करो, 100 × 100 कर दो। आंसर कितना आएगा आपके पास? 6.7 10⁻7 आएगा। ठीक है, तो बहुत कम हो गया ना। तो उसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.00000067। कहने का मतलब है कि ये फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल होता है अगर दो लाइटर ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगे। क्लियर हो गई? तो ये फोर्स लगता है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बड़े बड़े प्लैनेट्स के बीच में उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब पे फोर्स लगता है। और हमारा पूरा यूनिवर्स में जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आपस में बंधे हुए हैं। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, जो कि आप डायरेक्ट देख सकते हो। इस प्लेनेट, यहाँ पर देखिए, ये अर्थ है और ये हमारा मार्स है। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर मैंने पढ़ी थी, चेक कर लेना। वैसे तो सॉरी, 3 किलोमीटर 3 करोड़ किलोमीटर 30 करोड़ किलोमीटर पढ़ी थी मैंने। हाँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 करोड़ किलोमीटर, जो भी है यार, अब देख लेना। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसको समझो पहले। अर्थ और वीनस, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अर्थ और वीनस। ये देखिए, ये अर्थ है, ये मार्स है। अर्थ है, ये मार्स है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30 करोड़ किलोमीटर है। ये कितनी ज़्यादा होती है? बहुत ज़्यादा। तो तब भी इन पे फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब अगर दो प्लैनेट या दो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस पे हों तब भी ये फोर्स लगता है, इसलिए इसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। तो ये क्लियर हो गया, लॉन्ग रेंज फोर्स ये कैसे हुआ? ओके।